हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम हर तरह के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग ये वीडियो अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अंत तक देखिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहेगा। आइए चलते हैं प्रश्न पर। टोकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जवाब दीजिए दोस्तों। आइए चलते हैं आंसर पर। विटामिन ई आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन है? कोलाइटिस जो रोग है, इसमें प्रभावित होने वाला अंग कौन है? जो शरीर जो मनुष्य का अंग है, उसमें कोलाइटिस रोग एक होता है। अब उससे प्रभावित होने वाला अंग कौन है? जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होगा आंसर? आइए चलिए आंसर पर। छोटी एवं बड़ी आंत। कोलाइटिस रोग से छोटी एवं बड़ी आंत प्रभावित होता है। इसे आप लोग रट लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो दोस्तों जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर? आइए चलिए। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन है? पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन है? जवाब दीजिए। आइए चलिए आंसर पर। नाइट्रोजन होगा दोस्तों। क्या होगा? नाइट्रोजन। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? शायद आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सोचिए और आंसर का जो थोड़ा ध्यान दीजिए। आइए चलते हैं आंसर पर। मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला शरीर का जो अंग है, कौन सा है दोस्तों? आँख है। कौन सा है? आँख। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आप लोग को इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप बहुत जल्दी भूलते हैं। आप लोग पर विश्वास नहीं है, इसलिए पहले लाइक कीजिए और इसके बाद आइए प्रश्न पर। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने पर हमें क्या होता है? पेशियों में, हमारे जो मांसपेशियाँ है, इसमें अगर लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा तो हमें क्या महसूस होगा? जानते हैं तो जवाब दीजिए। 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है आप लोग को। आइए चलिए आंसर पर। थकान महसूस होने लगती है। क्या होने लगती है दोस्तों? थकान महसूस होने लगती है। जब पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा तो आपको थकान महसूस होने लगेगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं, ज़्यादा दूर जा रहे हैं, लंबा सफ़र तय कर रहे हैं, अगर आपको थकान महसूस होने लगे तो आप लोग सोच लीजिए कि आपके पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो गया है। ठीक, तो पूछेगा लैक्टिक एसिड जमा होने से क्या होता है पेशियों में, तो क्या बोलिएगा आंसर? क्या जवाब दीजिएगा? थकान महसूस होती है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। काला जार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? काला जार नामक बीमारी का जो संक्रमण है, किसके द्वारा होता है? बोलिए। 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है आप लोग को। काला जार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? आइए देखते हैं आंसर। सैंड फ्लाई से होता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? ओजोन गैस में
किस तरह की गंध आती है दोस्तों? ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? आइए चलिए आंसर पर। सड़ी मछली की तरह गंध आती है। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है दोस्तों? सड़ी मछली की तरह गंध आती है। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? मानव का जो शरीर है उसमें सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? शायद आप लोग जानते होंगे, जवाब दीजिए। थोड़ा सोचिए और समझिए, इसके बाद ही जवाब दीजिए। आप लोग को समय दिया जा रहा है 1 मिनट का। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी उसका नाम क्या है छोटी मांसपेशी का? आइए चलिए चलते हैं आंसर पर। ऑस्टेपिडियस। ऑस्टेपिडियस नाम है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी मांस का क्या नाम है? ऑस्टेपिडियस नाम है। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? जवाब दीजिए। आइए चलिए आंसर पर। निकट दृष्टि। कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि। इसे हम लोग मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। निकट दृष्टि को मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? कांच की जो समतल प्लेट होती है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? फोकस दूरी कितनी होगी? कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? जवाब दीजिए। आइए चलिए आंसर पर चलते हैं। अनंत होगी। क्या होगी दोस्तों? अनंत होगी। आंसर क्या मारिएगा? अनंत मारिएगा। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। खासरा रोग किससे फैलता है? खासरा जो रोग है किससे फैलेगा? कौन सा रोग? खासरा रोग। जो खासरा होता है, खाज खुजली होता है ना, किससे फैलता है? जवाब दीजिए। खासरा रोग किससे फैलता है? प्रश्न है, खासरा रोग किससे फैलता है? आइए चलिए आंसर देखते हैं। वायरस से। किससे फैलता है? वायरस से। वायरस से खासरा रोग फैलता है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। पटाखों एवं बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? पटाखों एवं बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? क्या होगा आंसर? आइए चलिए आंसर देखते हैं। अस्ट्रासियम के कारण। अस्ट्रासियम के कारण पटाखों एवं बारूद में लाल रंग होता है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। मायोपिया से प्रभावित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? मायोपिया का मतलब हो गया दोस्तों निकट दृष्टि। निकट दृष्टि से प्रभावित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? थोड़ा सोचिए। प्रश्न है, मायोपिया से प्रभावित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? समय दिया जा रहा है आप लोगों को, थोड़ा सोचिए। मायोपिया से प्रभावित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? समय समाप्त हुआ। आइए चलिए आंसर पर। अवतल लेंस दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं।
आँख में आइरिस क्या काम करती है? आँख में जो आइरिस होती है वो क्या काम करती है? आँख में आइरिस का क्या काम है? समय स्टार्ट हुआ, जवाब दीजिए। आँख में आइरिस क्या काम करती है? आइए चलते हैं आंसर पर। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। आँख में जो आइरिस है उसका काम क्या है? काम उसका यही है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करना। आँख में अगर प्रवेश करेगा क्या चीज़? प्रकाश, तो उस प्रकाश को नियंत्रण करना है आइरिस का कार्य है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, आप जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न पर। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? फेफड़ा का आकार होता है कैसा होता है दोस्तों? जो फेफड़ा होता है, मनुष्य का जो फेफड़ा होता है उसका आकार कैसा होता है? समय स्टार्ट हुआ, जवाब दीजिए। फेफड़ा का आकार होता है, आइए चलिए आंसर पर। शंक्वाकार होता है। शंकु देखे हैं ना, शंक्वाकार होता है फेफड़ा का आकार। ठीक, आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन है किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जवाब दीजिए। आइए चलिए आंसर पर। उपचयन। क्या होगा दोस्तों? उपचयन, उपचयन होगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? यानी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जवाब दीजिए। आइए चलिए आंसर पर। जीव विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है। अरस्तू को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? मतलब उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जो वैज्ञानिक बताए थे कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? इस प्रश्न का कहने का यही मतलब है। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? उस वैज्ञानिक का नाम बता दीजिए आप लोग, क्या होगा आंसर? आइए चलते हैं आंसर पर। रोनाल्ड रॉस ने, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जो मलेरिया रोग होता है मच्छरों द्वारा होता है। मच्छरों द्वारा मलेरिया रोग होता है। किस वैज्ञानिक ने बताया? रोनाल्ड रॉस ने बताया। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जवाब दीजिए। क्या है प्रश्न? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आइए चलते हैं आंसर पर। लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? सोचिए और जवाब दीजिए। प्रश्न है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था?
आइए आंसर पर चलते हैं। लेनेक ने, किसने किया था दोस्तों? लेनेक ने किया था। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा ऊतक है जो घाव भरने में सहायक होता है? सोचिए, घाव भरने में कौन सा ऊतक सहायक होता है? जवाब दीजिए। आइए चलते हैं आंसर पर। एप्थिलियमी ऊतक जो है घाव भरने में सहायक होती है। कौन सी ऊतक? एप्थिलियमी ऊतक। एप्थिलियमी ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। कौन एक आँख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आँख से पीछे की ओर देख सकता है? कौन एक आँख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आँख से पीछे की ओर देख सकता है? थोड़ा जवाब दीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या है प्रश्न? कौन एक आँख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आँख से पीछे की ओर देख सकता है? आइए चलते हैं आंसर पर। गिरगिट। गिरगिट। शायद आप लोग गिरगिट को देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो फिगर में देख लीजिए। आइए चलते हैं अगला प्रश्न पर। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? जो हरा फल होता है उसे पकाना, जैसे में केला हो गया या आम हो गया, उसे पकाना है तो कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ये तो आप लोग जानते होंगे। क्या होगा आंसर? थोड़ा सोचिए। प्रश्न को एक बार और रिपीट करते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? आइए चलते हैं आंसर पर। एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। जब भी हरे फल को पकाना हो कृत्रिम रूप से तो हम लोग एसिटिलीन गैस का प्रयोग करेंगे। आइए चलते हैं, इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? वैसा सांप का नाम बताइए जो सांप घोंसला अपना खुद बनाता है। उस सांप का नाम बताइए जो सांप घोंसला अपना खुद बनाता है। वो कौन सा सांप है? आइए देखिए। किंग कोबरा। कौन सा सांप है? किंग कोबरा। अगर आप किंग कोबरा को नहीं देखे हैं तो इस इमेज में किंग कोबरा को देख लीजिए। किंग कोबरा ऐसा सांप है जो अपना घोंसला खुद बनाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? अगर आप लंबे समय तक कोई भी कठोर शारीरिक कार्य करते हैं तो मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? थोड़ा सोचिए। आइए चलते हैं आंसर पर। ग्लूकोज का अवक्षय। जब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो आप लंबे समय तक कोई भी कार्य कीजिएगा तो आपको थकान महसूस होने लगेगा। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। रक्त को शुद्ध कौन करता है? शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? शायद आप लोग जानते होंगे, सोचिए और आंसर दीजिए। रक्त को शुद्ध कौन करता है? आइए चलिए आंसर पर चलते हैं। रक्त को शुद्ध कौन करता है दोस्तों? किडनी। कौन करता है? किडनी। अगर किडनी आप नहीं देखे हैं तो इस इमेज में देख लीजिए।
किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। किडनी को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? विकृत। क्या बोलेंगे? विकृत बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? विकृत बोलेंगे। किडनी का एक और नाम क्या है? विकृत। इसे हम लोग विकृत के नाम से जानेंगे। किडनी को रक्त को शुद्ध करता है। कौन करता है? किडनी जो है रक्त का शुद्ध करता है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। किडनी का भार होता है। किडनी का भार कितना होता है? किडनी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? एक और नाम, इसका हिंदी नाम क्या है? विकृत है। किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकृत बोलते हैं। किडनी का भार कितना होता है? आइए चलिए आंसर पर। किडनी का भार जो होता है दोस्तों लगभग 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम किडनी का भार होता है। किडनी का भार कितना होता है दोस्तों? 150 ग्राम किडनी का भार होता है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का जो रक्त का मतलब, रक्त को क्या बोलते हैं? रक्त को ब्लड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड। इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। रक्त का पीएच मान, पीएच का मतलब हो गया पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर हो गया। देखिए पीएच का मतलब हो गया पावर, पावर हो गया फैक्टर, FACTOR, पावर फैक्टर हो गया। तो मतलब रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। आइए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न एक बार और रिपीट करते हैं। रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जवाब दीजिए। आइए चलते हैं आंसर पर। 7.4। कितना होता है रक्त का पीएच मान? 7.4, यानी 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा? शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन का मतलब आगमन, यानी एक जगह से दूसरे जगह होता है सारे शरीर में, तो किसके द्वारा होता है? थोड़ा सोचिए और समझिए, इसके बाद जवाब दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आइए चलिए आंसर पर। रक्त द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। रक्त द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। दोस्तों आइए मिलते हैं।